नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। सीट शेयरिंग पर पेच। दरअसल गठबंधन में विधानसभा चुनाव के दौरान पेच का यह मामला हमेशा ही खड़ा रहा है, चाहे वो कोई भी गठबंधन हो। हालांकि पहले तो चुनाव के पहले यह नहीं दर्शाया जाता, पूरी शांति दिखाई देती है, आश्वस्त किया जाता है कि गठबंधन चुनाव लड़ेगा, किसी तरीके का कहीं कोई किसी तरीके की समस्या नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव ने यह दर्शा दिया कि भले ही विसंगतियां हों, भले ही मतभेद हों, गठबंधन लड़ेगा। और गठबंधन से जो खिन्न हो जाते हैं विधायक या सांसद, वो अपने तरीके से चुनाव लड़ भी जाते हैं। किसी पर एक्शन होता है, किसी के साथ रिएक्शन होता है, तो कई तरीके की चीजें हैं। लेकिन एक बार फिर सीटों पर पेच फंसता दिखाई दे रहा है। बात करेंगे एनडीए की। पहले एनडीए की अगर बात करें तो बीजेपी और आजसू ऊपर से तो सब कुछ ठीक ठाक दिखा रही है, लेकिन अभी तक सीटों के बंटवारे पर सहमति बनने की सूचना नहीं है। 53 सीटों पर पिछली बार आजसू ने चुनाव लड़ा था। अगर पिछले विगत विधानसभा की बात करें 79 सीटों पर भाजपा ने चुनाव लड़ा था। वहीं आईएनडीआईए की बात करें तो कांग्रेस ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि 43 सीटों पर जेएमएम ने चुनाव लड़ा था और 7 सीटें राजद के खाते में गई थी। अब गंभीरता देखिए, इस बार राजद 22 सीटें मांग रहा है। लेकिन राजद के प्रदेश कमेटी के लोग बोल रहे हैं, जो चुनाव के पहले आमतौर पर कोई भी बयान दे देते हैं, लेकिन चुनाव आने के समय जब चुनाव आ जाता है, सीटों का बंटवारा होता है, टिकट का बंटवारा होता है, तो सीधे सीधे मामला पटना आला कमान के पास चला जाता है। जो एक बार वहां से आवाज आती है वही आदेश हो जाता है। लेकिन अभी तो फिलहाल यह पेच फंसाया हुआ। आज कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की आज अहम बैठक थी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई है। कई बड़े पदाधिकारी कांग्रेस के शामिल हुए और कांग्रेस भी 33 से 37 सीटों के बीच के आंकड़े पर चुनावी दावेदारी करने की सोच रही है, जिसमें रांची विधानसभा भी एक अहम सीट होगा इस बार। देखिए रिपोर्ट। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर घमासान। कांग्रेस ने ठोकी 33 सीटों पर दावेदारी। 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में आरजेडी। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा बाकी है, लेकिन महागठबंधन में सीटों पर दावेदारी तेज हो गई है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की 33 सीटों पर दावा ठोका। 31 सीट पर हम लोग चुनाव लड़े थे, 2 हमारे एमएलए हमारे साथ आ गए, 33 सीट पर है। लेकिन हम लोगों ने और भी सीट जहां पर हमारे मजबूत कैंडिडेट है उसका भी हम लोग डिमांड रखेंगे। अभी जो हमारे अलायंस पार्टी है उससे अभी पूरी डिस्कशन नहीं हुई है, कुछ दिनों में हमारी डिस्कशन हो जाएगी। तो जो हमारे पास सीट है वो तो है, लेकिन कुछ हमारे मजबूत कैंडिडेट है वो सीट हम लोग लेने की तैयारी में है। तो मैम 37 सीट की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो झारखंड में 37 सीट की मांग करेगी अपने अलायंस से। निश्चित तौर पे हमारे पास मजबूत कैंडिडेट है, जो उनका सीट जैसे कि चुनाव लड़े हैं और कम वोट आया है, तो वो सीट पर हमारा दावा बनेगा। हमारी जिसमें कम आई है तो कुछ वो सीट भी चेंज हो सकते हैं। चर्चा एक प्राइमरी हुई है कि कैसे हम लोग को स्क्रीनिंग कमेटी काम करे और कैसे सभी लोगों का नाम आए और उन नामों पर पूरी तरह से मंथन होकर के एक अच्छा फैसला जो अंत में आएगा चुनाव के टिकट के रूप में या सिंबल के रूप में, वो अच्छे तरीके से उस पर एक प्राइमरी बैठक हुई है। 33 सीटों पर कांग्रेस तो आरजेडी ने 22 सीटों पर दावेदारी की है। आरजेडी ने पलामू प्रमंडल की सभी सीटों के अलावा कोडरमा, गोड्डा और देवघर सीट पर भी दावा ठोका है। आरजेडी का दावा मंत्री मिथिलेश ठाकुर की सीट गढ़वा पर भी है। राजद भी 22 सीट मांग रहा है और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले ही इस बात को पलामू की बैठक में घोषणा उन्होंने कर दी है। अब 2019 में महागठबंधन में शामिल कौन दल कितने सीट पर चुनाव लड़ा था ये भी जान लीजिए। 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था जेएमएम, 31 सीटों पर कांग्रेस ने उतारे थे उम्मीदवार, 7 सीटों पर आरजेडी लड़ा था चुनाव। 2019 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने 47 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। 30 सीटों पर जेएमएम, 16 सीटों पर कांग्रेस की जीत। 1 सीट पर आरजेडी जेवीएम ने जीती थी 30 सीटें। 25 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर आजसू की जीत।
4 सीट पर अन्य और निर्दलीय जीते थे। हालांकि बाद में जेवीएम के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आने वाले प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल हो गए। बंधु तिर्की की सदस्यता रद्द होने के बाद मांडर सीट पर कांग्रेस की टिकट पर बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की ने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इन्हीं दोनों सीट को लेकर कांग्रेस अब 33 सीट पर दावा ठोक रही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी है, जिस पर जेएमएम ने कहा है कि कार्यकर्ताओं की इच्छा के मुताबिक सभी दल दावा करते हैं, लेकिन अंतिम फैसला महागठबंधन के बड़े नेताओं की बैठक में होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी, लेकिन अंतिम निर्णय जो जमीनी हकीकत है, विनेबिलिटी फैक्टर है और इन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श आला कमान के बीच होगा। हमारे केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, आरजेडी का नेतृत्व, ये सभी बैठकर ये तय करेंगे कि इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए हमें क्या कुछ करना है। 2019 में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब की बार इंडिया गठबंधन में माले और मार्क्सवादी भी शामिल है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में सीटों की दावेदारी पर बीजेपी ने तंज कसा है। गठबंधन में तो माराकाटी चली शुरू हो गई है सीटों के बंटवारे को लेकर। कोई मांग रहा है, अब राजद मांग रहा है 1 दर्जन सीटें, कांग्रेस मांग रही है 33 सीटें, जेएमएम कह रही है हमें 81 सीटों पर तैयार है। तो हमने एक फॉर्मूला सुझाया था कि अब इस फॉर्मूले को अमल करें तो सीटों का बंटवारा आसान हो जाएगा। जिसकी जितनी लूट में हिस्सेदारी, उसकी उतनी सीटों पर भागीदारी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने थोड़ा ज्यादा लूटा है तो थोड़ी ज्यादा सीटें उनको मिल जाए। कांग्रेस 19-20 के अंतर पे है तो थोड़ी कम सीटें उनको, और राजद का एक ही मंत्री तो जाहिर तौर पर लूट में इनकी कम हिस्सेदारी है तो उसके खाते पे कम सीट जाए। तो इस फॉर्मूले को अमल करें। विधानसभा चुनाव के ऐलान में भले ही देरी है, लेकिन महागठबंधन में सीटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर के साथ रांची से अजय लाल और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर पेच है, लेकिन पेच दोनों तरफ मानी जाएगी, क्योंकि एक तरफ पेच नहीं है, दोनों ही गठबंधन में पेच साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इस बार के चुनाव में कोई भी दल हो या कोई भी गठबंधन हो किसी तरीके के चांस लेने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी जहां एक तरफ कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी के शिकार बन गए थे 2019 से 2023 तक में, 2019 के विधानसभा चुनाव में, वहीं 2024 की बात करें तो यही फॉर्मूला सेम एंटी इनकम्बेंसी की अगर मामले की बात करें तो लागू हो जाता है एनडीए गठबंधन पर कि ये गठबंधन इस बार एंटी इनकम्बेंसी की का शिकार बन सकता है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात होगी कि आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, समझेंगे अतिथियों से। लेकिन पहले ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद जब अतिथियों से रूबरू होंगे तो फिर सीधे चर्चा चलेगी, लंबी चर्चा चलेगी, समझेंगे सीटों के आंकड़े को, सीटों के फॉर्मूले पर क्या पेच लग सकता है, इसको भी समझेंगे। तुरंत लौटते हैं ब्रेक के बाद। रुक करते अपने अतिथियों का। सबसे पहले ब्रेक के बाद आपका स्वागत करते हुए हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी हैं, बीजेपी से, भाजपा से, और हमारे साथ कांग्रेस से राजीव रंजन जी हैं। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका, प्रतुल जी बहुत स्वागत है आपका, आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत राजीव रंजन साहब से करता हूं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है राजीव जी, आज अहम बैठक हुई है कांग्रेस की। जो स्क्रीनिंग कमेटी के सचिव है उनके साथ न्यूज़ 11 के सहयोगी ने बात भी की है दिल्ली में, और उनका कहना है कि 31 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, 31 सीटों पर चुनाव लड़े थे, माफ कीजिएगा 31 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 2 सीटें जीत कर खाते में अभी आई हैं, और इसके अलावा कुछ सीटें हैं जिन पर मजबूत दावेदारी बनती है। तो कमोबेश 33 से 37 सीटों के बीच कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में दावेदारी कर सकती है। देखिए, स्टीयरिंग कमेटी की बैठक एक औपचारिकता है। निश्चित रूप से हम लोग जो प्रिलिमिनरी तैयारियां होती हैं उसको लेकर के अभी कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे प्रभारी का लगातार प्रवास हो रहा है तमाम जगहों से। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार अभी जो लोग भी चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं उनसे 15 दिनों के अंदर आवेदन भी मांगा गया है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती है। जो राजनीतिक दल होते हैं जो मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं, उनके आधार पर सभी दल अपने अपने कार्यकर्ताओं की जो बातें होती हैं उसको सुनने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद अंतिम फैसला तब होता है जब अगर हम किसी गठबंधन में हैं तो तमाम दलों के जो आलाकमान होते हैं, नेतृत्वकर्ता होते हैं, वो लोग आपस में बैठते हैं और इसकी चर्चा होती है, और चर्चा होने के बाद तमाम चीजें हैं
वो मूर्त रूप लेती है और उसके बाद इसकी घोषणा की जाती है। राजीव जी, निश्चित तौर पर समन्वय तो बनाना होगा, क्योंकि गठबंधन में है तो बिना समन्वय के आगे बढ़ना मुश्किल है। पूरे समन्वय के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे। बावजूद इसके आज स्क्रीनिंग कमेटी से जो बातें सामने आई, हमने आपके सामने रखी, उसको जवाब आपने घुमा कर दिया। लेकिन चलिए रुक करते हैं प्रतुल शाहदेव जी का एक बार। प्रतुल जी, भाजपा और आजसू लोकसभा चुनाव में तो आप लोगों ने एकता दिखाई है, लेकिन विधानसभा चुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव का अनुभव खट्टा था। तो इस बार क्या लगता है कि उन खट्टे अनुभवों को ध्यान में रखते हुए एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे, या इस बार भी चुनाव आते आते सीटों के समीकरण पर कोई पेच फंसेगा? देखिए, एक खट्टे अनुभव के कारण अब 24 वर्षों का जो हम लोगों का अलायंस का इतिहास है उसको एक बार में कृपया ना नकारे अभिषेक। देखिए, पिछली बार हमने भी माना कि जो हम लोगों का अलायंस नहीं हुआ था, इससे हमें भी नुकसान हुआ, आजसू को भी नुकसान हुआ। 11 सीटों का सीधे नुकसान हुआ, वरना ये 37-38 के आसपास हमारे भी एनडीए अलायंस का ये आंकड़ा पहुंचता सीटों का। लेकिन अभिषेक, मैं पहले भी आपके चैनल में कई बार बता चुका हूं, देखिए पिछले चुनाव में हमें 50 लाख वोट आए थे, आजसू को 7 लाख आए थे, और महागठबंधन सिर्फ 52 लाख वोट लाकर सत्ता पर काबिज हो गया था। तो अलायंस नहीं होने का नुकसान हमें भी उठाना पड़ा। और देखिए, पिछले अगर 2019 के लोकसभा की आप बात करेंगे तो हमने अपनी सिटिंग सीट गिरिडीह छोड़ दी थी बड़ा हृदय दिखाते हुए, और आजसू को एकोमोडेट किया था। इस बार भी कमोबेश वही स्थिति थी, गिरिडीह हमने छोड़ा, आजसू फिर से हमारे अलायंस में आ गया है और बहुत मजबूती के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सीटों को लेकर कोई गतिरोध नहीं होगा। और आजसू की क्यों बात करें अभिषेक, हमारे साथ तो जदयू है, और अगर लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी, वो जो बिहार में जिनसे अलायंस हमारा, या हम की बात करें, एनसीपी तो हमारे साथ अलायंस में एनडीए में आ ही गया औपचारिक रूप से। ये छोटे दल भी अगर आना चाहें तो जरूर सबका स्वागत है। एनडीए एक होकर लड़ेगा और कहीं भी एनडीए का 81 सीट पर कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं होगा। सीटें देना नहीं देना किसको कितना है, वो हमारा प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा करके, जो राज्य के जो अलग अलग पार्टियां हैं या जो उन पार्टियों का केंद्रीय नेतृत्व, उनके साथ चर्चा करके अंतिम फैसले पर पहुंचेंगे। लेकिन यकीन मानिए अभिषेक, ये चर्चा का दौर बहुत पहले से शुरू हो गया है। चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति के बाद इस कार्य में और तेजी आई हुई है। कई बार दिल्ली से लेकर रांची तक सीटों के बंटवारे पर बातचीत हो चुकी है, और जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, यकीन मानिए उससे संभवतः पहले ही हम सारे अपने अलायंस का खाका आपके सामने रख देंगे और एक होकर लड़ेंगे। और एक होकर लड़ना भी समय की भी मांग है। तो अलायंस में हमारा बिल्कुल ऑल इज वेल। 2019 की गलतियों से हमने भी सीखा, आजसू ने भी सीखा, और उसे बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि इस बार वो गलती नहीं होगी और इस गलती की खामियाजा इस बार हमें नहीं भुगतना पड़ेगा। वरना जिसे ये प्रचंड लहर कहते थे अभिषेक, उसमें भी सिर्फ हमसे ये बीजेपी से 2 लाख वोट आगे थे। तो जाहिर तौर पर इस बार चीजें बेहतर होंगी और बेहतर तरीके से हम प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रहे हैं। जी चलिए, अरुण वर्मा साहब का रुख करते हैं। जीवन से अरुण वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है अरुण जी आपका। सबसे पहले अरुण वर्मा जी, सवाल वही है जो बाकी दोनों अतिथियों से थे। अगर बात करें 2019 के चुनावों की, बात करें 2024 के चुनावों की, बीच के चुनावों की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो जेएमएम के रंग थोड़े से बदले से नजर आए। जैसे चमरा लिंडा साहब, लोबिन हेम्ब्रम साहब, जेपी वर्मा साहब, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि जेएमएम से या तो बागी कह लें इनको, या तो फिर कह लें कि भाई स्वतंत्रता है कि आप लड़ सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव में तो चल गया, क्या विधानसभा चुनाव में जेएमएम इस जोखिम को उठाएगा और कांग्रेस इसको बर्दाश्त कर पाएगी? देखिए, लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने भी इस तरह का काम किया, उन्हें अब लगता है कि अपने गलती का एहसास हो गया होगा रिजल्ट आने के बाद। चमरा लिंडा जी का भी वोट आप देख सकते हैं, और उसके बाद लोबिंदा का भी क्या है, कितना वोट आया वो भी आपको पता ही होगा। तो अब और भी लोग हैं, जैसे वर्मा जी, जेपी वर्मा जी के बारे में बोल रहे थे, तो वो लोग देखिए, उस वक्त भी हम लोकसभा चुनाव के वक्त भी कहते थे कि अभी 2 ही रास्ता है, या इधर रहिए या उधर रहिए, बीच का कोई रास्ता है नहीं। तो या तो लड़ना है तो इस सेना में रहिए या उस सेना में रहिए, बीच में रहने का कोई अभी गुंजाइश उस लोकसभा चुनाव में नहीं था। उसी तरह से ये विधानसभा चुनाव है, गठबंधन है। गठबंधन में तो थोड़ी बहुत गांठ तो हर एक दल में, हर एक संगठन में, एनडीए हो, इंडिया हो, हर एक जगह होती है। तो वो तो स्वाभाविक सी बात है, सब दल चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक सीट मिले। तो वो तो हम लोग काला कमान बैठेंगे, तय करेंगे। किंतु जैसे बार बार बोलते हैं कि आजसू और बीजेपी अलग लड़ी, लेकिन ठीक है, अलग लड़े थे, तो फिर बाबूलाल मरांडी जी को क्यों बोल जाते हैं? बाबूलाल मरांडी जी हम लोगों को गठबंधन के लिए बोनस है। बीजेपी ने इतनी बड़ी गलती कर दी बाबूलाल मरांडी को अपनी पार्टी में शामिल करके, उनका खमियाजा लोकसभा में भी इन्होंने भुगत लिया, विधानसभा में भी भुगतना होगा। बाबूलाल जी
आदिवासी अल्पसंख्यक कितने बड़ा हितैषी हो गए थे। आपको याद होगा कि मोदी जी पटना में जो रैली हुई थी, जो बम ब्लास्ट हो गया था रैली में, उस बम कांड के आरोपी के घर बाबूलाल मरांडी नया सराय मुस्लिम समुदाय के थे, मिलने चल गए। इतने बड़े मुस्लिम हितैषी हो गए थे कि एक गुदड़ी या लगता है कि हिंदपीढ़ी में भी कुछ मामला था इसी तरह का, उस मुसलमान के घर में भी चले गए। तो उस समय ये भी नहीं देख रहे थे कि ये बम ब्लास्ट के आरोपी है, आतंकवाद के आरोपी है, क्या चीज का आरोपी है ना। अब बाबूलाल जी आरोपी के घर चले गए, बाद में वो आरोप मुक्त हुए या सिद्ध हुआ आरोप, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, पर आरोपी थे हम लोग। और उसके घर बाबूलाल जी गए। उसके बाद लगता था कि आदिवासी का उनसे बड़ा हितैषी कोई है ही नहीं, आदिवासी मूलवासी का लगता था बाबूलाल जी से बड़ा हितैषी कोई नहीं है। तो बाबूलाल जी अगर रहते जेबीएम बना के, तो निश्चित रूप से हम लोगों का वोट का वो नुकसान करते हैं। वो उनको भी हमको लगता है कि 6% वोट विगत विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी जी को आया था, और हमें लगता है कि वो आधा % भी वोट बीजेपी में लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि ना आदिवासी, ना मुस्लिम, ना अल्पसंख्यक, ना क्रिश्चियन, ना झारखंडी, कोई भी बाबूलाल मरांडी के साथ हमको लगता नहीं कि बीजेपी में जाने वाले लोग हैं। तो वो वोट तो हमको बोनस में बाबूलाल मरांडी जी चले गए देख, उनके लिए बाबूलाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग अदा करते हैं। और इसका परिणाम भी आप देखिएगा। तो हम लोग अपने काम के बल में, अपने कार्यों को बल में चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने जो काम किया है, हम लोगों ने नमक से लेकर दाल तक लोगों को मुहैया जन वितरण प्रणाली के मार्फत करवा रहे हैं। बार बार हम बोलते हैं, लुंगी धोती साड़ी भी हम लोगों ने गरीब से गरीब लोगों तक मुहैया कराया, बिजली हम लोग फ्री दे रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम बोलते हैं चुनाव देख के कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम तो हम लोगों ने चुनाव देख के नहीं लागू किया था। 25 लाख जो राशन कार्ड डिलीट कर दिए, तो 14 लाख सॉरी, तो 25 लाख हम लोगों ने हरा राशन कार्ड बनाया, जिसको राज्य सरकार अपने फंड से राशन मुहैया कराती है, उसमें केंद्र का कोई सहयोग नहीं है। 25 लाख वो राशन कार्ड हम लोगों ने बनाया। तो हम लोगों अपने काम के बल में आगे जाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम भी बताएं, और उसके बाद देश का इतिहास में पहला ऐसा राज्य झारखंड है जहां के बच्चे, आदिवासी मूलवासी बच्चे को पढ़ने के लिए विदेश भी यहाँ की सरकार भेजती है। तो हम लोग अपने स्तर से झारखंड की तरक्की, झारखंड की उन्नति, झारखंड के विकास के लिए प्रयासरत हैं। और हम तो चाहेंगे कि सहयोग करें। अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा। अभी मैया सम्मान योजना में त्रुटि निकालने की जगह आप हम लोगों को मदद करें। बीजेपी के साथी से कहेंगे कि मदद करें, सहयोग करें। और माताओं बहनों के सम्मान में जो हम लोग ये लाए हैं योजना, इस योजना में बीजेपी के लोग भी बढ़ चढ़ के शामिल हो। अरे भैया, वोट आपको लेना है तो कैसे लेंगे? जनसेवा करके ही न लेंगे। अगर आपकी कोई योजना अच्छी है तो उसका हम लोग भी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। तो उसी तरह से बीजेपी के लोग हैं, चाहे कोई भी दल के लोग हैं, जो भी प्रतिपक्ष के हैं, यहाँ माताओं बहनों को सम्मान दिलाना है, तो सम्मान दिलाने के लिए बीजेपी के लोग भी हम लोगों के साथ आए, सहयोग करें। हम तो यही आग्रह करेंगे। चलिए अरुण जी, आप ही तो सवाल दोहरा देता हूं एक बार। गठबंधन की अगर बात करें, 2014 के विधानसभा चुनावों के वोट शेयरिंग की बात करें तो जेएमएम को 20.43% वोट मिले थे, और वहीं 2019 में आपकी सीटें बढ़ गई, सीटें बढ़कर 30 पर पहुंच गई। लेकिन वोटों के परसेंटेज पर अगर ध्यान दें तो 18.72% वोट आपको मिले। सीधे सीधे 2 से 3% वोटों का नुकसान हुआ आपको। जबकि भाजपा की अगर बात करें तो 31.26 से 33.37% तक गया। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी खासी बढ़ोतरी हुई, 10.46% वोट कांग्रेस को मिले थे 2014 के चुनाव में, और उसी कांग्रेस को 13.88% वोट मिले 2019 के विधानसभा चुनावों में। राजद को भी 2% वोट का फायदा हुआ, 3.13 से 2.75% चला गया। क्या कारण रहा कि 2% वोटों का नुकसान जेएमएम को उठाना? नुकसान नहीं हुआ। 2000 हम लोग को देखिए, 2014 में 81 सीट में हम लोग चुनाव लड़े थे, किसी से गठबंधन नहीं था। तो स्वाभाविक है, अधिक सीट में वोट चुनाव लड़ेंगे तो अधिक प्रतिशत वोट का रहेगा। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ठीक है, बीजेपी कांग्रेस के साथ ही भी पहले अधिक सीट में लड़े थे, स्ट्राइक रेट ठीक नहीं था। पर गठबंधन में आने के बाद कांग्रेस की, आरजेडी की, सबका स्ट्राइक रेट ठीक हुआ, जीत का प्रतिशत भी बढ़ा। कांग्रेस आरजेडी का बढ़ा, लेकिन जेएमएम का घट, तो घट सीट हम लोग कम लड़े। 81 सीट से सीधे 43 सीट में हम लोग आ गए। तो कांग्रेस सीट तो कम सीटों पर लड़ी, सीट कम लड़ेंगे तो स्वाभाविक है वोट प्रतिशत घटना ही घटना है। अब स्ट्राइक रेट का बात एक दिन जैसे आप बोल रहे थे कि कांग्रेस लड़ी और उनका 16 सीट आया, तो बीजेपी भी 81 सीट में चुनाव लड़ी, 79 सीट में चुनाव लड़ी, तो उनका भी 25-26 सीट आया है। तो उसी तरह से तो वोट प्रतिशत सीटों की संख्या के आधार पर होती है, क्या सीट में। प्रतुल साहदेव जी, क्या कारण मानते हैं कि आपको वोटों का परसेंटेज भी ज्यादा आता है भाजपा को? भाजपा जैसा अभी आपने बताया 50-52 लाख वोट आपके आए, 7 लाख वोट आंसू के आए, वहां भी आपका प्रतिशत ज्यादा होता है। लोग सीटें भी अगर देखें लोकसभा चुनाव के दौरान तो सीटों का अंतर भी आपके पास विधानसभा चुनाव में ज्यादा के पास
ज्यादा पर बढ़त आपकी रहती है लोकसभा चुनाव के अंतर्गत जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में 2019 में 2014 और 2019 11 सीटों को आप लोगों ने गंवाया। बड़ा कारण क्या मानते हैं इन 11 सीटों को गंवाने का? देखिए, एक तो हम लोग साथ मिलकर नहीं लड़े, आपके सारे प्रश्नों का यही उत्तर है। मूल उत्तर है कि तो मतलब आपके 11 सीटों को आंसू ने डैमेज किया। ये साफ तौर पर अगर आप आंकड़े भी निकाल कर देखेंगे तो 11 सीटों पर अगर हम साथ मिलकर लड़ते तो सीधे तौर पर फायदा होता। तो ये अलायंस नहीं होना सबसे बड़ा रीजन था। और ये जो मैंने कहा ना कि पहले भी जो लहर की बात करते थे तो सिर्फ 2 लाख वोटों का अंतर था, तो ये कोई लहर नहीं होती। और मैं अरुण वर्मा जी को तब से सुन रहा था, 6 मिनट में 4 मिनट इन्होंने बाबूलाल मरांडी जी पर डिवोट किया। यानी बाबूलाल मरांडी फोबिया अभी भी जेएमएम पर सर चढ़कर बोलता। साहब, ये बाबूलाल मरांडी जी का खौफ नहीं था तो क्या था कि 3.5 वर्षों तक जब चुनाव आयोग ने जेवीएम के मर्जर को अनुमति दे दी, जेवीएम का इलेक्शन सिंबल फ्रीज कर लिया गया। बाबूलाल मरांडी जी का जब राज्यसभा में वोटिंग होता था तो बतौर कांग्रेस के माफ कीजिएगा जो बीजेपी के विधायक के रूप में उनका वोटर लिस्ट में नाम आता था, तो उसके बावजूद उनको प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दी। तो ये क्या था साहब? ये सिर्फ डर था। उनको लगता था कि प्रतिपक्ष के नेता का चूंकि सदन में विशेष अधिकार होता है, जब वो बोलने खड़े होते हैं तो अमूमन स्पीकर उनको मौका देते हैं बोलने के लिए। किसी भी डिबेट में वो हस्तक्षेप कर सकते हैं, कभी भी वो बोलने के लिए कर सकते हैं। तो जानबूझकर, और जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां आज तक टली रही, वो लोकायुक्त की बात करें, जितनी पारदर्शी संस्थाएं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली संस्थाएं, लोकायुक्त की बात करें, सूचना आयोग की बात करें, तो ये तो डिफंक्ट हो गई प्रतिपक्ष के नेता के नहीं रहने के बाद भी। और प्रतिपक्ष के नेता की नियुक्ति के बाद भी यहां पर नियुक्ति नहीं हो रही। अब जाकर इन्होंने 31 अगस्त तक का टाइम लिया, जबकि प्रतिपक्ष के नेता की नियुक्ति को कुछ महीने बीत गए हैं। तो जाहिर तौर पर बाबूलाल मरांडी जी का डर सर चढ़कर बोलता है इनको, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम लोग जवाब दे रहे हैं तो बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व पर ये जो प्रश्न कर रहे हैं, तो साहब 52 सीटों पर वही अध्यक्ष थे जब हम लोगों ने बढ़त बनाई थी। 81 सीटों कुल में जब लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार सीटों का अगर हम सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे तो जाहिर तौर पर बीजेपी पूरे तरीके से चुनाव के इलेक्शन मोड में है। प्रभारियों का दौरा हो रहा, मंडल अध्यक्षों के साथ आपने कल भी अपने रिपोर्ट में दिखाया था। बड़ी बैठक है हमारी 16 तारीख को, जिसमें मंडल अध्यक्ष भी शामिल होंगे और एक तरीके से वो हम लोग उस दिन हुंकार भरेंगे अपनी जीत के लिए। चुनाव आयोग भी चुनाव की समीक्षा कर रहा है, तैयारियां कर रहा है। चुनाव देखिए, अगर नियत समय पे भी होता है तो 2-3 महीने से ज्यादा का समय नहीं बचता, और अगर समय से पहले होता है तो 1-आध महीने 1.5 महीने का समय बचता है। तो 1.5 से 3 महीने के बीच में कभी भी चुनाव होना ही है अभिषेक। ये जैसा 5 जनवरी तक का विधानसभा का कार्यकाल है। तो जाहिर तौर पर इस बार बीजेपी अपने 2019 के जो हम लोगों ने गलती की थी, जो एक साथ नहीं लड़ा था, उसको गलती मानता हूं मैं। 11 सीटों का नुकसान कोई छोटा नुकसान नहीं होता है। तो ये सीधे तौर पर हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। अब जो कह रहे थे ना, ये डिफरेंस क्यों दिखता? क्योंकि जेएमएम का प्लस, कांग्रेस प्लस, आरजेडी प्लस, ये तीनों के वोटों के परसेंटेज को अगर आप जोड़ देंगे तो स्थिति कुछ और दिखती है। और बीजेपी के वोटों को अगर आप देखें तो ये स्टैंड अलोन दिखता है। आजसू हमारे साथ नहीं था, तो इस बार स्थितियां भिन्न होगी। अगर उनका अलायंस सामने है तो हमारा अलायंस भी इस तरफ सामने है। तो जाहिर तौर पर इस बार जो है सरकार का जो भ्रष्टाचार का ट्रैक रिकॉर्ड था साहब, मुख्यमंत्री जी मिस्टर इंडिया की तरह 40 घंटे तक गायब थे, उनका कोई अता पता नहीं था। वो जेल भी घूम आए, कोर्ट ने उनको सिर्फ बेल दिया, दोष मुक्त नहीं किया है। अभी ट्रायल होगा तो जाहिर तौर पर इन सारी चीजों पर चर्चा होगी चुनाव में। राजीव जी से सवाल करें तो राजीव जी, कांग्रेस के लिए 2019 का चुनाव बेहतरीन था, स्वर्णिम काल रहा आपका। 6 से सीधे 16 सीट पर जंप मारी आप लोगों ने। भले वोट के प्रतिशत में 3% बढ़ोतरी हुई आपकी, लेकिन सीटों की संख्या आपकी खासी बढ़ गई। क्या मूल कारण मानते हैं? भाजपा और आजसू के बीच की कलह को मूल कारण मानते हैं, या सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी को मूल कारण मानते हैं? देखिए, दोनों एंटी इनकम्बेंसी को माफ कीजिए। दोनों वजह थी। एंटी इनकम्बेंसी तो बढ़ चढ़ करके रहा, इसमें कहीं कोई बोलने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये स्वाभाविक है कि जब अलायंस में लोग लड़ते हैं तो ताकत जो है मिली जुली रहती है। तो परिस्थितियों के आधार पर गठबंधन जिस प्रकार से सामने आता है तो उसके चेहरे बदलते हैं, उसके मुद्दे बदलते हैं। आज भी गठबंधन है, हमारा सरकार चल रहा है, हम लोग साथ मिलकर के चल रहे हैं। स्वाभाविक है कि किस प्रकार की कई प्रकार की बातें अभी आएंगी। चुनाव के पहले लोग आपस में बात करेंगे, जो नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपने अनुसार विवेचना भी करेंगे, जो दल चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता ने कई दलों का नाम लिया। अभी झारखंड में कई नए स्वरूप आकार ले रहे हैं। अब हमने यहाँ पर कार्य समिति की बैठक बुला दी,
उसने कह दिया कि भाई हमें 10 से 11 सीट चाहिए। जदयू में भी एक बड़ा मर्जर हुआ, बड़े कद्दावर नेता जो तत्कालीन मुख्यमंत्री को हरा करके चुनाव जीत करके आए थे, आज वो जदयू में शामिल हो गए हैं। तो आने वाले दिनों में किस प्रकार से रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने दीजिए, तस्वीर अपने आप साफ होती चली जाएगी। उसके बाद हम इन कारणों पर बात करेंगे, इन आगे जो विषय है उस पर बढ़ा जा सकता है। निश्चित तौर पर धीरे धीरे तो जैसे जैसे तस्वीर साफ होगी, हालांकि तस्वीर तो आप ही लोग साफ करते जा रहे हैं, बैठकें करते जा रहे हैं, निश्चित प्रदेश अध्यक्षों से सूची मांग रहे हैं। निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष नहीं, जिला अध्यक्षों से हम मांगा गया, वो एक परिपाटी है, जिला अध्यक्षों से लोकतांत्रिक परंपरा है। कार्यकर्ता अगर समाज के बीच में काम करता है और खास करके उसकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, तो सरकार रहने के बाद सरकार की योजनाओं को लोगों तक लेकर के जाना, उसको कोई दिक्कत है तो उसके साथ मिल करके काम करना, तो अगर उसके मन में भी चुनाव लड़ने की जनता के बीच जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं, जनता के बीच कांग्रेस उसकी कोई क्रेडिबिलिटी ले पाएगी इस बार? क्यों नहीं ले पाएगी? ले पाएगी। आज मैया योजना की अगर हम चर्चा कर लें तो घटक दल में जितने लोग शामिल हैं, सब लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। आपने रांची के विभिन्न प्रखंडों में ही देखा कि कांग्रेस ने शिविर लगा लगा करके लोगों को इससे जोड़ने का काम किया है। इससे पहले भी सरकार की योजनाओं को लेकर के संगठन अपना कार्य करता रहा है। तो इसमें कहीं कोई ये नहीं है, जब हम साथ मिलकर के लड़े थे, हमने साथ मिलकर के सत्ता चलाई, तो स्वाभाविक है कि सरकार की योजनाओं के पीछे अगर कोई समन्वय है, कोई चर्चा है, तो गठबंधन के निर्णय के अनुसार ये होता है। एक ब्रेक ले लेता हूं सर, एक ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद लौटूंगा तो एक बार फिर अपने अतिथियों से रूबरू होऊंगा, एक बार समझूंगा कि कैसे क्या आंकड़े होंगे इस बार, जनाधार मुद्दा होगा या फिर संगठन को, माफ कीजिएगा, गठबंधन में समन्वय स्थापित करना एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा, क्योंकि हर दल की अलग हुंकार साफ नजर आने लगी है। तुरंत लौटता हूं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। इस बार चलते हैं पहले प्रतुल शाहदेव जी के पास। प्रतुल जी, विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां आप लोगों की पूरी है। आप कह रहे हैं कि 365 दिन आप लोग चुनावी मोड में रहते हैं, लेकिन मेरे सामने इस वक्त उपचुनावों की जो सूची है जो दिखाई दे रही है, महज एक सीट, वो भी आजसू ने जीती है 27 फरवरी 2023 को। जितने भी उपचुनाव हुए हैं, 6 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, दुमका, बेरमो, मधुपुर, मांडर, रामगढ़, डुमरी, और इन 6 सीटों में सिर्फ एक सीट, रामगढ़ की सीट आप छीन पाए कांग्रेस से। ममता देवी को सजा हो जाने के कारण उस सीट पर उपचुनाव हुआ और उस सीट को आप लोगों ने हासिल किया। बाकी सारी सीटें तो आपकी पहले से भी नहीं थी और आप उसको जीत भी नहीं पाए। तो फिर क्या 365 दिन आप लोगों का इलेक्शन मोड रहता है कि आप सीटों पर जब दोबारा भी मौका मिला तो भाजपा झंडे नहीं गाड़ पाई? देखिए अभिषेक जी, पहला साल 2 साल कहते हैं सरकार का हनीमून पीरियड होता है, जिसमें नॉर्मली सरकार को समय देती है जनता कुछ भी करने के लिए। तो पहले 2 वर्षों में 1, 2, 3 चुनाव जो हुए होंगे, वो जितनी भी सीटें आपने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, सब इनकी सीटिंग सीटें थी गठबंधन की, एक भी सीट हमारी नहीं थी। रामगढ़ बल्कि उल्टा हमने स्नैच किया। लेकिन आप देखें, जो हम लोग बार बार कहते हैं, ये कहते हैं कि हारने वाला व्यक्ति वोट के परसेंटेज की बात करता है। क्यों नहीं करे साहब? आप देखिए मधुपुर की बात, माफ कीजिएगा, हफीजुल हसन साहब के सीट की बात करें, उनका मार्जिन आधा हो गया। बेरमो में मार्जिन बिल्कुल कम हो गया। दुमका में बसंत सोरेन जी हाफते हाफते जीते। तो जहां ये प्रचंड रूप से जीता करते थे, सब जगह मार्जिन इनका कम होता गया। तो एक ही झटके में जनता सत्ता से नहीं उतार देती है साहब, लेकिन वार्निंग सिग्नल हो जाता है कि आप देखें दीवार पर क्या लिखा है। दीवार पर लिखा है साहब कि जनता धीरे 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 आपके प्रति मोह भंग हो रहा है। अब तो 4.25 वर्षों में जिस तरीके की सिचुएशंस हो गई है, अब इन्होंने मैया सम्मान योजना लाया साहब, और मुख्यमंत्री जी ने कहा हम रक्षाबंधन के दिन देंगे। मुख्यमंत्री जी रक्षाबंधन के दिन मैया की रक्षा करने के लिए नहीं लाए हैं, ये अपनी सरकार की रक्षा करने के लिए इस योजना को लेकर आए। मैया की रक्षा करनी होती साहब। 7,000 रेप केसेस हुए हैं, ये केसेस में स्पीडी ट्रायल कराकर ये रेपिस्टों को सजा दिलाए होते। मैया की चिंता होती तो जितने केसेस रेप के उसमें चार्जशीट किया होता। और जो ये मैया योजना है ना अभिषेक, ये भी एक छलावा है। 1,000 रुपए का ये लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और टोकन शुरुआत होगी इनकी राखी के दिन में। टोकन यानी ये मुख्य शुरुआत कब होगी, और इनका जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, हम लोगों ने 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की सब्सिडी में कई बार चर्चा किया है, ये इनका डिलीवरी मैकेनिज्म बिल्कुल फिसड्डी है। तो अब मैया योजना की बात करें तो मैया योजना में इन्होंने तो बड़े वर्ग को हटा दिया। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जिनको बहुत छोटा मानदेय मिलता है, उनके भी रिश्तेदार अब इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो अनुबंध कर्मी है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो भी नहीं कर सकते साहब। 4th ग्रेड का गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर वो स्वीपर भी है, चपरासी भी है, उसके भी परिजन नहीं कर सकते। तो ये सरकार ने 50 लाख फॉर्म का लक्ष्य निर्धारण किया, 24-25 लाख हर एक दिन वो तेजी से संख्या बढ़ रही है।
लेकिन वो रियलिटी में जब फॉर्म अपलोड होगा, चेक होगा, तो उस समय क्या संख्या आएगी, उस समय ये सारे क्राइटेरिया को जब ये फुलफिल करेंगे तो क्या करेंगे। और 1,000 रुपए देने की बात आप कर रहे हैं, आपने तो चूल्हा योजना में, चूल्हा भत्ता में 2,000 रुपए प्रति माह देने की बात कही थी। गरीबों को 6,000 रुपए प्रति माह, 72,000 रुपए प्रति वर्ष देने की बात की थी। तो 2,000 6,000 को जोड़ रहे तो 8,000 रुपए प्रति माह आपको देने का वादा था गरीबों को, महिलाओं को, और आप 1,000 रुपए का फॉर्म भरवा रहे हैं। ये क्या बात है मुख्यमंत्री जी। अच्छी योजना लाते तो विपक्ष भी सकारात्मक रूप से आपका साथ देता, लेकिन ये चुनाव के समय कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा आपके चैनल में कि सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए का इसका प्रावधान किया गया। माननीय वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने अपने बयान में कहा कि आकस्मिक निधि से किया, यानी 500 करोड़ एक महीने की जो 50 लाख महिलाओं को देने में जो खर्च आएगा, सिर्फ 2 महीने का प्रावधान किया गया। जब पूरे वित्तीय वर्ष की बात कर रहे थे वो, यानी ये सरकार मान रही है कि सिर्फ 2 महीने के लिए ये लॉलीपॉप झुंझुना है। तो इस पर भी माननीय वित्त मंत्री जी, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। साहब वो साफ बोलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट, ये कैसा। अरुण वर्मा साहब के पास एक बात चलता है। अरुण वर्मा साहब, आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है। बैठक के बाद जो कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की सचिव है, उनसे न्यूज 11 की टीम ने बात की। उन्होंने 31 से 33 सीटों को जीतने पर लड़ने का दावा किया, 2 सीटें जीतने का दावा किया, और कई सीटों पर मजबूत है। इसके लिए बात होगी जब फाइनल डिसीजन होगा तब। लेकिन राजद ने 22 सीटों पर घोषणा कर दी है। राजद के प्रदेश सचिव ने यह घोषणा कर दी कि हम 22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब अगर 33 से 37 उनको दे दें, 22 सीट हम आरजेडी को दे दें, आप खुद जोड़ लें, तो बची हुई जो 22 से 26 सीटों पर है, 41 सीटों पर आप जो अभी माले भी है आपके पास, 41 सीटों पर, पिछली बार 43 सीटों पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा था, माफ कीजिएगा। इस बार क्या करेंगे? क्या बची हुई 22-25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे समन्वय बनाए रखने के लिए गठबंधन का? देखिए, दावे प्रति दावे होते रहते हैं गठबंधन में। अभी आंसू भी कह रही है कि हम 20 सीट में लड़ेंगे, तो 20 सीट थोड़ी ना दगाएं का आंकड़ा भी पार नहीं करेगी, हम लोगों को पता है। वास्तविक स्थिति आप भी जान रहे हैं। देखिए, दावे करते हैं लोग कि अधिक से अधिक दावे करना भी जरूरी है कि अपने कार्यकर्ता को संतुष्ट भी रखना है, कि तैयारी में भी रहे, जोश में भी रहे। इसलिए दावे हर एक दल के, हर एक पार्टी कार्यकर्ता के लोग दावा इसी तरह करते हैं। तो अभी बोल रहे थे प्रतुल सहदेव जी कि हम लोग लॉलीपॉप लाए हैं। तो भैया, हम लोग लॉलीपॉप लाए हैं तो आप 15 लाख रुपया दे दीजिए हर एक के खाते में। हम लोग को लॉलीपॉप क्यों भरोसे में बैठे हुए हैं? आपके केंद्र में सरकार है, 10 साल हो गई, तीसरी बार आपकी सरकार बनी है, तो 15 लाख आप दे दें, कौन रोक रहा है? हम लोग तो लॉलीपॉप दे रहे हैं 1,000। हम लोग को वही औकात है, यही शक्ति है। अगर हम लोग की शक्ति बढ़ेगी तो हम लोग और अधिक देंगे। पर हम लोग को झारखंड सरकार की जो औकात है, नमक देने का औकात है, नमक दे रहे हैं, तेल देने का औकात है, तेल दे रहे हैं, हम लोग दाल दे रहे हैं। तो हम लोग अपनी शक्ति के अनुसार वह आवाज दे रहे हैं। पर आप तो केंद्र की सरकार है, विश्व गुरु हैं, तो विश्व गुरु है तो 15 लाख क्यों नहीं सबके खाते में भेज देते हैं? भेज दें। हर एक साल 2 करोड़ रोजगार, चलिए कहीं नहीं दिए, झारखंड में चुनाव है तो कम से कम झारखंड में ही 10-20 लाख रोजगार दे दीजिए। स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी पूरे देश में बना रहे थे। 100 स्मार्ट सिटी तो पूरे देश का नहीं बना पाए, 14 झारखंड का स्मार्ट जिले को स्मार्ट सिटी बना दीजिए। आंख बंद करके आप चुनाव जीत जाएंगे। अरे भैया, राजनीति करते हैं तो राजनीति में जनहित को आगे रखिएगा, तब तो चुनाव जीतने के बारे में बोलिएगा। सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन से अपने जनता को दिखाते हैं। बुलेट ट्रेन कहाँ चली गई? बुलेट ट्रेन का नाम, जो लोकल ट्रेन है, जो ट्रेन चालू, वो तो ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। तो अब भ्रष्टाचार के बारे में बार बार बोलते हैं। इनका एक केंद्रीय अध्यक्ष था, नाम सुने होंगे, बंगारू लक्ष्मण, तहलका घूस कांड याद होगा, लाइव चैनल में घूस ले रहे थे। इनके एक और नेता दिलीप सिंह जूदेव, बीजेपी के नेता, टीवी चैनल में घूस ले रहे हैं लाइव, सारी दुनिया ने देखा। अब घूस लेते हुए क्या कहते हैं? पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। अब ये लोग हम लोगों को शिष्टाचार यहाँ पे बैठ के सिखा रहे हैं। तो देखिए, ये इन लोगों का तरीका है। ये तरीका यही है कि दूसरे को बदनाम करो और अपना चेहरा चमकाओ। 2014 से पहले 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, 3G घोटाला, क्या क्या घोटाला का आरोप मनमोहन सिंह जी के ऊपर लगा दिए। इतना घोटाला का आरोप लगा दिए कि लगने लगा जनता को कि सही में मनमोहन सिंह जी ने घोटाला कर लिया है। तो जनता ने उनकी सरकार को उखाड़ फेंक दिया। पर क्या हुआ उन सब घोटालों का? सब केस में रिहा हो गए, कोई जेल में नहीं है। मतलब नैरेटिव सेटर है बीजेपी वाले। बदनाम करो, मोदी जी का चेहरा चमकाओ, बीजेपी का चेहरा चमकाओ। अगर हम लोग लॉलीपॉप दे रहे हैं तो आप दीजिए जनता को। आपने बहुत सारे वादे किए, आपने बहुत सारी बातें भी बोली, तो आप दीजिए देश को। वो आप कहते थे कि हम जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवादी, सबको कहते थे कि हम बाहर से ले आएंगे। दाऊद इब्राहिम को कहते थे 100 दिन में पकड़ के ले आएंगे। तो बातें सिर्फ इनकी बड़ी बड़ी है। एक बार आ रहा हूं प्रतुल जी, आप जवाब दे दीजिएगा, उनकी बात का याद रखिए या नोट कर लें आप। राजीव रंजन जी का एक बार रुख करता हूं। राजीव जी, आज जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, जो जानकारियां छनकर सामने आ रही हैं, 4 पॉइंट एजेंडा पर
राहुल गांधी साहब ने सहमति दी है। जातीय जनगणना और आरक्षण इस चुनाव का मूल मुद्दा बता रहे हैं कांग्रेस का। जातीय आरोप लगाते रहे आप भाजपा के ऊपर कि धार्मिक उन्माद फैलाती है भाजपा, या भाजपा धार्मिकता के आधार पर चुनाव लड़ती है, फिर ये जातीय जनगणना और आरक्षण को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना, क्या ये अलग हो जाता है मामला? देखिए, सांप्रदायिक उन्माद एक अलग विषय है और जातिगत जनगणना के सहारे अगर जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना हक दिलाने की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये उन्माद के साथ जोड़ना कतई उचित नहीं होगा। अभिषेक जी, निश्चित रूप से आज झारखंड की जो परिस्थिति है, जिस प्रकार से लोगों के बीच में जो एक कंसेप्ट बन गया था चुनाव के दरमियान, आपने पिछले विधानसभा के चुनाव के दरमियान भी देखा कि अमित भाई शाह जी भी आए थे, उनको याद आ गई थी ओबीसी के आरक्षण की बात। जब तक ये सत्ता और शासन में लंबे कालखंड तक रहे तब तक इनको ओबीसी के आरक्षण के बढ़ोतरी की बात नहीं आई। अगर ओबीसी आरक्षण को किसी ने कम किया था इस राज्य में तो वो कौन लोग थे, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे लोग थे जो व्यवस्था का संचालन कर रहे थे। जब ये व्यवस्था का संचालन करते हैं तो ये बातें इनको याद नहीं आती हैं। ठीक उसी प्रकार से आप जिस प्रकार से आप विधानसभा के उपचुनावों की चर्चा किए, विधानसभा के उपचुनाव में जो मुद्दे रहे, जिस प्रकार से अगर हम मांडर की ही चर्चा कर ले तो आदिवासी विश्वास रैली इनको बुलानी पड़ी, बावजूद उसके मांडर में इनके उम्मीदवार को लोगों ने नकारने का काम किया। तो कई ऐसे विषय हैं, तो उसको लेकर के अगर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो एजेंडा वो हमारा इंटरनल डिस्कशन की बात है। मतलब वो सांप्रदायिक उन्माद है, लेकिन डोमिसाइल की आग में जब झारखंड जलता है तो डोमिसाइल की आग में जलाने की बात करने वाले लोगों कौन थे, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए ना। तो वहीं रुके हुए हैं भाई। हम तो किसी के ऊपर अभी लहर आरोप प्रत्यारोप इस पर तो हम आए ही नहीं, हम तो अपनी सांगठनिक तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन अब जो लोग इस प्रकार की, मैं वही कहा कि तस्वीर साफ होने दीजिए, चर्चा का स्वरूप भी बदलेगा, चुनाव के मुद्दे भी सामने आएंगे और जनता के बीच में उस पर चर्चा भी होगी और जनता अपना फैसला सुनाएगी। चलिए प्रतुल यादव जी, आधार क्या होगा इस चुनाव में? सीटों का जनाधार को मुद्दा बनाइएगा या समन्वय पर चुनाव लड़ेगी भाजपा आजसू को और जदयू को? चूंकि जदयू, जब सरयू राय जैसे बड़े व्यक्तित्व जदयू में शामिल हो गए जिन्होंने सिटिंग सीएम को हरा दिया, हमेशा सरयू राय के खिलाफ खड़े रहे, बगावती तेवर रहे उनके, अब वो जदयू में चले गए, तो कहीं ना कहीं भाजपा को उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। जमशेदपुर पश्चिमी के लिए शायद आपकी सहमति भी इंटरनली आप लोगों की बनी हुई है, लेकिन सरयू राय को कमान देने का मतलब ही है कि कुछ सीटें और जदयू की भी बढ़ेंगी चुनाव के लिए। कैसे देखते हैं, जनाधार मुद्दा बनेगा या फिर समन्वय मुद्दा बनेगा? देखिए, हम दलों की बात करते हैं, हम व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते हैं। जब हमारा अलायंस यहाँ आजसू के साथ सबसे पुराना रहा है, उसमें जदयू भी अगर फोल्डर में आना चाहे तो बिल्कुल वार्ता के लिए हम स्वागत करते हैं। और हमने तो पहले भी कहा, बड़ा हृदय दिखाते हुए, बिहार में हालांकि छोटे दलों से हमारा गठबंधन है, वो भी अगर यहाँ आना चाहते हैं तो साथ मिलकर एक फोल्डर से लड़े। जनाधार कोई मुद्दा नहीं होगा सर, जो लोग सालों भर काम करते हैं। अभिषेक, मैं मुझे खत्म करने दे, आप समझ जाएंगे। देखिए, सीटें देना नहीं देना ये फाइनल कॉल होगा इन सारे पार्टियों के केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का। तो ऐसा नहीं कि कोई अगर दल हमारे गठबंधन में शामिल है तो उसे सीटें मिलेंगी। अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे भी गठबंधन में छोटे दल होते हैं, ठीक है, एनडीए का एक फोल्डर है, इस करप्ट सरकार को खाड़ फेंकना है, इसलिए हम एक साथ है। दो बड़े मुद्दे यहाँ उठे, करप्शन के, और एक दूसरा मुद्दा उठा जाती है ओबीसी का। मैं ओबीसी से शुरुआत करता हूँ। देखिए, कांग्रेस ने कितना ओबीसी विरोध का अपना चेहरा दिखाया, कुछ छिपा हुआ नहीं। इतिहास में जाए, 1980 में बीपी मंडल साहब ने मंडल कमेटी की रिपोर्ट जो थी, मंडल कमीशन की, वो जमा कर दी थी सरकार को। 1980 टू 1990 के बीच में कांग्रेस की 10 वर्षों तक प्रचंड मेजॉरिटी की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। जब वीपी सिंह ने इसे 1990 में लागू किया तो तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता स्वर्गीय आदरणीय राजीव गांधी जी खड़े हुए और पॉइंट टू पॉइंट इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट का 13 सितंबर 1900 माफ कीजिएगा 1900 मुझे लगता है ये 90 की बात थी, पॉइंट टू पॉइंट 13 सितंबर 1990 को विरोध किया और कहा ये राष्ट्र को बांटने वाला एक तरीके का प्रपोजल है और इसे सरकार को वापस लेना चाहिए। तो इन्होंने तो विशुद्ध रूप से ओबीसी का विरोध किया। और अभिषेक, जो ओबीसी के आरक्षण की बात करते हैं, तो पंचायत चुनाव तो इन्होंने ओबीसी को बिना आरक्षण दिए करा लिया।
तो ओबीसी को जब सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी तो इन्होंने कहा कि अगला निकाय चुनाव में हम ओबीसी को आरक्षण देंगे। फिर अगला निकाय चुनाव नगर निकाय का नोटिफिकेशन कर दिया, बिना ट्रिपल टेस्ट कराए, बिना ओबीसी को आरक्षण दिलाए। फिर इनको सुप्रीम कोर्ट से जब कंटेम्प्ट हुआ, चीफ सेक्रेटरी की पर्सनल हाजिरी हुई, तो इन्होंने पोस्टपोन किया नगर निकाय के चुनाव को, कहा कि 3 महीने में करा लेंगे। वो 3 महीने बीतते बीतते पता नहीं कितने महीने बीत गए, लेकिन अभी तक ट्रिपल टेस्ट की सुगबुगाहट नहीं हो रही। हाईकोर्ट का कंटेम्प्ट का डंडा बार बार चल रहा कि साहब नगर निकाय का चुनाव कराइए। अगर ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ तो इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। अब तो पहले इनके पास जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसके अध्यक्ष भी नहीं थे, अब तो माननीय योगेंद्र जी उसके अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने रिकमेंडेशन किया कार्मिक को, कार्मिक पूछ रही है क्या मॉडल होगा, फिर वापस ये एक दूसरे से पत्र खेल रहे हैं। अभी तक ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ। दूसरा करप्शन की बात करते हैं तो करप्शन की बात जेएमएम करे तो ये सच में हास्यास्पद हो जाती है। मौजूदा जो इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है शिबू सोरेन जी, 75 लाख रुपया अपने अकाउंट में इन्होंने और 4 सांसदों ने लेकर रख लिया था, जिसमें इनको सजा होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संसद के भीतर का वोटिंग का मामला, इसलिए सजा नहीं होगा, लेकिन उस केस को रीओपन कर दिया गया। तो संसदीय इतिहास में काला अध्याय लिखने वाली तो झारखंड मुक्ति मोर्चा थी। 3 करोड़ रुपया लिया। नरसिम्हा राव जी ने अपने संस्मरण में लिखा कि मैंने ऑफर किया था कि आप राज लोगे कि क्या करोगे, इन्होंने राज नहीं लिया। आगे उन्होंने यह जिक्र नहीं किया पैसा नहीं दिया, लेकिन 3 करोड़ जब इनके खातों में, और कितने इनोसेंट लोग थे अभिषेक, 3 करोड़ रुपया लिया, 75 लाख बांटकर अपने खातों में डिपॉजिट कर दिया। तो ये केस तो रीओपन हो गया और इसका दूर तक इसका परिणाम निकलेगा। और जहां तक जेएमएम की बात है तो कौन सा घोटाला अभी तक नहीं हुआ इनकी सरकार में? खनन घोटाला, मुख्यमंत्री, मैं बता रहा हूं करप्शन एक मेजर इश्यू होगा अभिषेक। मेरा कहना है इस चुनाव में मुख्यमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के अभी भी जेल में पिछले 2 वर्षों से, लेकिन उनको विधायक प्रतिनिधि से नहीं हटाया गया। 1250 करोड़ का उन पे खनन घोटाले का आरोप लगा। बेल नहीं हुआ। मैं तो फैक्ट बता रहा हूं, मैं कोई टीका टिप्पणी थोड़ी कर रहा हूं मेरिट पर। मैं कह रहा हूं 2 वर्षों से उनको बेल नहीं हुई। प्रेम प्रकाश जी को बेल नहीं हुई अभी तक। प्रेम प्रकाश जिनके घर से मुख्यमंत्री के हाउस गार्ड्स के 2 AK-47 बरामद हुए थे, सत्ता का एक दलाल के रूप में माना जाता था, वो भी अभी जेल में है। अमित अग्रवाल जिसको किसी समय सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाता था, वो आता था तो कहा जाता था, अखबारों में छपता था कि सीसीटीवी बंद हो जाता है, वो भी जेल में है। तो मुख्यमंत्री जी के तमाम जितने क्लोज लोग थे या तो स्कैनर में या जेल के भीतर है। तो करप्शन तो सच में इस राज्य में बड़ा मुद्दा होगा। और जो पूर्व हमारे ग्रामीण विकास मंत्री थे वो तो भी जेल के सलाखों के पीछे 3000 करोड़ का टेंडर स्कैम का घोटाले का आरोप लगा। एक बार राजीव रंजन साहब का रुख करते हैं। राजीव रंजन जी, एक और जानकारी जो आज आपकी बैठक से निकलकर सामने आई है, कांग्रेस की रांची विधानसभा सीट एक हॉटकेक बन गई है। करीब 6 बार से विधायक, 1996 से विधायक हैं सीपी सिंह साहब, बार बार ताकत आजमाई जा रही है लेकिन उनको हटाया नहीं जा सका। इस बार जो तैयारियां है रांची विधानसभा सीट पर भी झारखंड कांग्रेस दावा करने जा रही है चुनाव जीतने के लिए, और जिस तरीके से धरातल पर उतरकर कांग्रेस ने काम किया है रांची विधानसभा सीट पर। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कार्यकर्ता जो काम करते हैं लगातार राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में, उनका भी दबाव रहता है। तो पार्टी अपने जब चर्चा के दौरान जब हम गठबंधन दल के नेताओं के साथ बैठेंगे तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी, विनेबिलिटी पर चर्चा होगी, उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। तो इसमें कौन सा नया विषय है? लेकिन अभी जो चर्चा इन्होंने छेड़ा, राजीव गांधी जी का जिक्र किया, तो मैं जातिगत जनगणना का विषय जब से राहुल गांधी जी ने सामने ला करके खड़ा किया है, उन्होंने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया था कि पूर्व में अगर कांग्रेस से कुछ गलती हुई है तो हम उसका सुधार कर रहे हैं। तो ये उस बात को, जो बातें खत्म हो जाती हैं उस पर बड़ी बात ये कर देते हैं। अभी आपने भी चर्चा किया डोमिसाइल की, आप डोमिसाइल पर मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का बिल्कुल विरोधी रहा हूं, लेकिन भाई प्रतुल सहदेव जी इसी चैनल पर बैठ करके मेरे ही साथ डिबेट में जिस व्यक्ति को फ्यूज बल्ब बताते थे, आज उसी से झारखंड में रोशनी का भरोसा करते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप आर्काइव से निकाल करके देख लीजिए। बिल्कुल दिखाना चाहिए आपको। मेरे लिए काम मत बढ़ाइए सर आप लोग, ये मेरे लिए आप लोग काम बढ़ा रहे हैं। आप तो अब और जब आप जनजातीय समाज ने राजीव जी को हमारी चुनौती है, विनम्रता से चुनौती, उन्होंने आपको सुना, बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। विनम्रता से चुनौती, एक लाइन मैंने कहा वो आर्काइव से निकाल दे। चलिए, उनको काम मुझे निकालना पड़ेगा सर, रुक जाइए। बोले राजीव जी, बात की पूरी बोले। बिल्कुल, ये यहाँ से जब से जनजाति समाज ने और चाहे मूलवासियों ने इनको नकारने का काम किया है, ये बौखलाहट में है। ये लगातार अब इनको विषय नहीं मिलता है। तो फिर आपने जिसकी चर्चा की
उन्माद की, ये उसको लेकर के आना चाहते थे, वो भी इसके सहारे। अब बताइए कि जिस जनजाति समाज के नेताओं के घर में जाने वाला व्यक्ति कौन है जो अपने राज्य में जनजाति समाज को उसका दर्जा नहीं देता है। आज तक टी गार्डन लेबरर के रूप में चिन्हित है आसाम में लोग। जो व्यक्ति यहाँ का प्रभारी बनाया गया है उसके मुख्यमंत्रित्व काल में जनजाति समाज के व्यक्ति के ऊपर मूत्र त्याग करवाया जाता है, और आप उस समाज को आप ये बराबर इस बात को रहते, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि एम्पावरमेंट के पीछे इनका कतई ध्यान नहीं रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो टोकनिज्म का सहारा लेकर के चुनावी फायदा लेना चाहते हैं। टी गार्डन लेबर को लेके हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी बातें क्लियर की थी कि वहां बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि टी गार्डन में काम करते हैं, केवल झारखंड की ही बात नहीं है, कई जगह के। तो जो अनुसूचित जनजाति के नहीं है उनको चिन्हित कर टी गार्डन लेबरर के रूप में वहां पर उन्होंने करने की बात कही है। सच्चाई अब जांच छानबीन का विषय है। अरुण वर्मा साहब, सरकार आपकी, बांग्लादेशी घुसपैठ से आप लोग इनकार करते रहे, आज आपके स्पेशल ब्रांच ने एक चिट्ठी जारी कर दी है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से तनाव और तख्ता पलट हो रहा है, एक बार फिर झारखंड खतरे में है, कभी भी यहां पर घुसपैठ की आशंका है। कैसे देखते हैं इसको? तो घुसपैठ की आशंका है तो हम लोगों को गृह मंत्री बनवा दे और अमित शाह को इस्तीफा दिलवा दे। हम लोग नहीं होंगे। अरे आपके स्पेशल ब्रांच ने अरे हमारे स्पेशल ब्रांच ने बोला था, हम तो बोल रहे हैं गृह मंत्रालय को सचेत कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी की सरकार देखिए कितने अच्छम तरीके से चल रही है। घुसपैठ हो रही तो उसके जिम्मेदारी जवाबदेही हेमंत सोरेन जी लेंगे या हम लोग लेंगे? अभी देखिए बोलते बोलते अभी प्रेम प्रकाश 2 दिन से हम सुन रहे हैं प्रेम प्रकाश जी के बारे में। प्रेम प्रकाश जी ने 2000 राजीव जी ने बड़ा जोर देके कहा, प्रेम प्रकाश जी ने 2020 में एक इनोवा और एक इंडिवर खरीदा और किसको दिए? वो दिए रघुवर दास जी को करने के लिए। हाँ सिद्ध। अब तो आप केस कीजिए, तो केस कीजिए आप। अरे वो तो केस कीजिए, आप चुप रहिए, बोलने दीजिए। ऐसे तमीज से बात कीजिए, आप बोलने तमीज से बात कीजिए। अगर आपको चुप भी रहना चाहिए तमीज से बात कीजिए। मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं बोल रहे, चुप रहिए। चुप रहिए क्यों कहेंगे? तो चुप रहो, वो एंकर का काम है। नहीं आप मेरे बीच में आप चुप रहिए। चुप रहिए। आपके बीच में हम नहीं बोल आप भाषा भाषा का मर्यादा का ख्याल नहीं है। आप हर एक को पीछे कर रहा हूँ। हर एक प्रेम प्रकाश के बारे में चालू किया था। आप साफ कह रहे आपको इतना। अरे भैया बोल रहे मुख्यमंत्री के तैयार ही नहीं है। AK-47 तैयार है। आप बोले अरुण जी, आप बोले तो 2000 इनोवा दिए और एक इंडिवर दिए, और उनके बाद आप हम नहीं कह रहे हैं। सरयू राय जी ट्वीट किया है, ट्वीट ले लिया आप लोगों ने, ट्वीट किया है, ट्वीट दिखा रहे हैं सरयू राय जी का। अच्छा किसकी सरकार कौन जांच करेगा? और उसके बाद फिर और सुनिए, उसके बाद रघुवर दास जी की वाइफ और उनके पुत्र के साथ प्रेम प्रकाश जी रजरप्पा गए छिन्नमस्ती का पूजा करने के लिए। वो फोटो भी वायरल हो गया। दिखाइए। हाँ वो दिखा देंगे, अभी दिखाइए। अरे दिखा देंगे, बोलने से नहीं होगा। और भागो, सरयू राय अगले बार दिखा देंगे। ये अगला बार कभी नहीं आता, अभी दिखाइए। लेकिन अरुण जी सवाल सरयू राय जी का ट्वीट है, सरयू राय जी का ट्वीट है, सोरेन के साथ सोरेन के साथ बोल रहे हैं भैया, उस पर भी 2 लाइन बोल दीजिए ना। सरयू राय जी का ट्वीट है। देखिए नहीं गलत बात। अरुण जी मेरा आ रहा हूँ, राजीव जी आपके पास आ रहा हूँ, वक्त भी समाप्त हो रहा है। अरुण जी मेरा ये कहना है कि अगर एक मिनट अरुण जी, एक सवाल रह गया। मेरा ये कहना है कि आपके पास भी सक्षम जांच एजेंसियां हैं, स्पेशल ब्रांच है, सीबीआई माफ कीजिएगा एसीबी है आपके पास भी। अगर इस तरीके से रघुवर दास को सीआईडी है, अगर इस तरीके से पूर्व सीएम रघुवर दास जी को उपकृत किया था प्रेम प्रकाश जी ने, तो प्रेम प्रकाश पर कार्रवाई या रघुवर दास जी पर कार्रवाई के जगह पर आप लोगों ने उन्हें गोद ले लिया प्रेम प्रकाश जी। तो उसी में तो आ रहे हैं भैया। देखिए प्रेम प्रकाश जी को हम लोग कभी नहीं गोद लिए। अब प्रेम प्रकाश जी का याद कीजिए, 2017 में प्रेम प्रकाश जी के विरुद्ध 7 करोड़ सर जल्दी वक्त कम, 7 करोड़ गबन का आरोप प्रेम प्रकाश जी के ऊपर लगाए। लेकिन सभी दलों में उनकी पैठ 2017 में। और भोर सिंह यादव, याद कीजिएगा कि भोर सिंह यादव जी एफआईआर करने के लिए अरगोड़ा थाने में बैठे रह गए पर एफआईआर कर नहीं पाए। 2017 का मामला है। तो अब देख लीजिए, तो हम लोगों को सिर्फ बदनाम करने के लिए एक नैरेटिव करते हैं। और तो कार्रवाई तो करते सर, आप लोगों को जानकारी है तो लीजिए। तो देखिए प्रेम प्रकाश का मामला हो, विशाल चौधरी का मामला हो, पूजा सिंघल का मामला हो। पूजा सिंघल को एक मामला में क्लीन चिट भी दे दिया था, उसी मामला में अभी वो जेल में है। तो सारा का सारा मामला कहीं ना कहीं जाकर रघुवर दास जी तक पहुंच रही थी। रघुवर दास जी को जेल जाने की नौबत आ गई थी, इन्होंने उनको माननीय महामहिम बना दिया, अब गवर्नर बना दिया। अब तो उनको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, किसी तरह का जांच नहीं हो सकता है।
आप तो सर ऑन स्क्रीन बोल रहे हैं, मैं तो आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं, आप एक्शन ले सकते हैं। चलिए अब आखिरी वक्त है सर, क्या अगर गवर्नर है, राजीव जी ने खिलाफ केस कर सकते हैं, आपको चार्जशीट के पहले परमिशन चाहिए। राजीव जी ने बड़ा शांति से एक मामला सिर्फ अभी बंगाल गवर्नर चार्जशीट नहीं है, बात झारखंड की कीजिए सर। बंगाल के गवर्नर नहीं AK-47 गवर्नर के ऊपर किसका था? वहां के बॉडीगार्ड की पुष्टि हाउस में पोस्टेड जवान का था, बॉडीगार्ड था, तो हाउस गार्ड कैसे पहुंच गया? चलिए राजीव रंजन जी बात बंगाल के गवर्नर के ऊपर रुक जा राजीव जी को बात पूरी आरोप लगाई, कहां उनको पर FIR? अरे आप सर झारखंड में रहिए ना सर, असम बंगाल सब तरफ चलते हैं गवर्नर की पद का मर्यादा को राजीव जी इनका गवर्नर कहते हैं कि अरुण जी राजीव जी तस्वीर क्या चर्चा हुआ और एक व्यक्ति का नाम लिया गया, मैं तो ऐसे लोगों का नाम भी लेना नहीं चाहता। तो वित्त मंत्री जी आई थी, केंद्रीय वित्त मंत्री, उसके साथ किसकी तस्वीर वायरल हुई थी, उसकी भी चर्चा हो जानी चाहिए। चलिए वो कल ही हुई सर चर्चा, आप जिनकी चर्चा की बात कर रहे हैं वो कल ही चर्चा हुई है, और उनके साथ जिनकी तस्वीर वायरल थी उनकी तस्वीर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के साथ भी है। तो अब क्या क्या तस्वीरें दिखाएं? आप लोग सार्वजनिक जीवन में रहते हैं सर, तो सार्वजनिक जीवन में जो लोग रहते हैं आप लोगों के साथ कई तस्वीरें कई लोग राहुल गांधी की एक लंबी लिस्ट है, अब पैलेस्टाइन के समर्थन में जो हंगामा कर रहे थे वो उसके साथ राहुल गांधी की तस्वीर। अभी तो सर बांग्लादेशी तख्ता पलट को लेकर भी हमारे जीसस चलिए बांग्लादेशी तख्ता पलट को लेकर भी कई ट्वीट हो रहे हैं। कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता के दौरान आतंकवादियों के साथ तस्वीर है और निश्चित तौर पर रण है, झारखंड का रण है और मजेदार रण होगा झारखंड का, दिलचस्प होगा निश्चित तौर पर। हमारे अतिथि भी अपनी पूरी तरीके से तैयारियां कर आते हैं, दलों के लोग हैं, बड़े नेता हैं और तैयारियां भी पूरी करते हैं, जमीन से जुड़े लोग हैं, जमीन पर काम करते हैं, जीत हार को भी महसूस करते हैं और कार्यकर्ताओं से लेकर के शीर्ष लेवल के नेताओं तक को देखते हैं। लेकिन झारखंड को हाईजैक होने से बचाना होगा, हर दल को किस तरीके से सीटें बढ़ती हैं ये हमने कई बार देखा और इस बार हमारी भी नजर है कि किस विधानसभा सीट से आप किसको टिकट देते हैं और वो कितना दावेदारी के लिए प्रबल है, ये भी एक बार आंकेंगे, ये भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल तो धन्यवाद करेंगे अपने अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस से राजीव रंजन साहब थे, राजीव जी बहुत धन्यवाद आपका। जेएमएम से अरुण वर्मा साहब हमारे साथ थे, अरुण जी बहुत धन्यवाद आपका। और बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। सभी अतिथियों का धन्यवाद। मुद्दे कई हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ से लेकर बांग्लादेशी तख्ता पलट से लेकर विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच सत्ता की मुहिम जो चल रही है उसको लेकर भी चुनाव में उतरेंगे। सीटों की हार जीत तो अलग मुद्दा है, लेकिन सीटों पर छाप छोड़ जाना बड़ी बात होगी आगामी विधानसभा चुनाव में। बहरहाल खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।